बिहार बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आज हम दोस्तों इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव और मेन पॉइंट्स दोनों ही चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और सुनते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी एग्जामिनेशंस के पर्पसेस से इस चीज़ों का रिवीजन और रिकैप करना कुछ मिनटों में आसान हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की और उन्होंने इसे एक नए देश कहा। नेक्स्ट, अमेरिगो वेस्पूची ने इस भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दिया और इसी के कारण से इस लैंड का, इस कंट्री का नाम अमेरिका रखा गया। उत्तर अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया और उन्होंने अपनी कॉलोनी वहां बना लिया था। अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश रहने वाले लोग अंग्रेज थे जो इंग्लैंड से आए थे और इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था के बारे में जानते थे और वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट को वो लोग चाहते थे। उपनिवेश के जो गवर्नर होते थे वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें उस क्षेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त था। इंग्लैंड और अमेरिका अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित हैं। ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, जिसका मतलब होता है कि वे लोग चर्च में जो है विश्वास रखते थे, जो चर्च हेनरी 8 के बाद बनाया गया था। और अमेरिका में रहने वाले जनता जो लोग थे प्यूरिटन मतावलंबी थे, जिन्हें आप प्यूरिटियंस यानी प्रोटेस्टेंट से ये बने थे, जिनको प्यूरिटन कहा गया। और ये लोग चर्च में विश्वास नहीं मानते थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च था। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था। अमेरिका समाज समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जो रहने वाले लोग थे वो क्लासेस में डिवाइड थे, लेकिन अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे सब लोग इक्वल थे, सब लोग डेमोक्रेटिक थे। अब हम बात करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, जिसे कि 7 ईयर वॉर्स कहा जाता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है हुआ, जो 1756 से 1763 के बीच हुआ था। अगर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और यहाँ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ था पहली बार। युद्ध का कारण ये था कि कनाडा में जो रहने वाले लोग थे वे फ्रांस से अपने आप को रक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए वहाँ के लोगों को, कनाडा को ब्रिटेन ने मदद किया फ्रांस के अगेंस्ट, और इसीलिए इन दोनों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। प्रोपोलार्ड ने टिप्पणी किया था और कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, क्योंकि बाद में यही कनाडा में रहने वाले लोग, यही अमेरिकी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने इंग्लैंड को भी वहाँ से हटा दिया था युद्ध करके, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब इंग्लैंड और अमेरिका में युद्ध होने का जो रीज़न है उसको जो भी ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक कारण पहला जो है कारण बना था, क्योंकि उपनिवेशवासी का कहना था, अमेरिकन्स का कहना था कि आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन का अधिकार मातृ देश को है, मतलब अमेरिका को है, ब्रिटेन को नहीं है, क्योंकि वो इस देश के लोग नहीं हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इनके वार के लिए वो ये है कि
अमेरिका जो है अब उन्मुक्त व्यापार यानी जो है ट्रेड चाहता था, इंटरनेशनल ट्रेड चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध जब 1763 में समाप्त हुआ तो इंग्लैंड को काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस हुआ था। तो इसीलिए अमेरिका में दो चीज़ें लागू किया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेनिवेल थे, जिन्होंने 1765 में स्टंप एक्ट पारित किया, जिसके कारण सब लोगों को जो है स्टंप लगाना जरूरी हो गया और इनके लिए उन लोगों को जो है 20 सीलिंग का स्टंप लगाना अनिवार्य था। और दूसरा 1776 यानी कि ठीक 2 साल बाद, पहला 1765 में स्टंप एक्ट और दूसरा 1767 में जो है टैक्स लगाया गया कागज़ पे, सीसा पे, चाय पे और अन्य सारे सामानों पे। सैमुअल एडम्स का कहना था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। यही नारा बहुत फेमस हुआ और इनको कहने वाले का नाम सैमुअल एडम्स था। ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट अमेरिका के लोग यानी उपनिवेशवासियों ने 2 संस्थाएं बनाई थी। सबसे पहली स्वाधीनता के पुत्र और दूसरा स्वाधीनता की पुत्रियां। ये दोनों संस्थाएं बनाए गए थे उपनिवेशवासियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। टॉमस पेन ने 1776 में एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था कॉमन सेंस, और इन्हीं का एक और लिखा हुआ बुक है जिसे हम लोग राइट्स ऑफ मैन भी कहते हैं। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों को सपोर्ट किया। उनका कहना था विद्रोह करने के अधिकार जो है इन लोगों को है और उन्होंने इनका समर्थन किया, यानी अमेरिका के विद्रोह का समर्थन किया टॉमस जेफरसन ने। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय, जिसे कि हम राजा कहते हैं इंग्लैंड का, जब वो गद्दी पे आता है, इंग्लैंड का शासक बनता है, सत्ता संभालता है, तो वो अमेरिका उपनिवेश के प्रति बिल्कुल निरंकुश था और वह अपनी नीति के लिए इंग्लैंड में भी फेमस नहीं था। उसे डिसलाइक किया जाता था यानी अलोकप्रिय था। 1773 के रीजन को अमेरिका और इंग्लैंड के बीच होने वाले युद्ध, होने वाले वार का इमीडिएट कॉज मतलब तत्कालिक कारण कहा जाता है, जहां पे उपनिवेशवासियों ने 1773 में चाय से लदा हुआ अमेरिकी जहाज के बोस्टन बंदरगाह पे लोग पहुंचते हैं जो कि रेड इंडियन जैसे कपड़े में थे, और वो सारे लोग वहां से जो है पेटियां जो चाय की थी उसको समुद्र में फेंक दिया। 1773 में बोस्टन टी पार्टी जो है ये घटना घटी थी, और ठीक उसके 1 साल बाद 1774 डेट 5 सितंबर को 13 उपनिवेश वासियों के प्रतिनिधित्व, जो 13 उपनिवेश इंग्लैंड का कब्जा था अमेरिका के ऊपर, जो 13 उपनिवेश थे उनका मैं नाम आगे बताऊंगा। तो इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि थे वो फिलाडेल्फिया शहर में मिलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। वो वहाँ पे विरोध करते हैं ब्रिटिश कानून को लेकर के, और फिर 1 साल बाद 1775 में, ठीक है, दोबारा जो है एक मीटिंग होती है, दोबारा लोगों को बुलाया जाता है और इसे दोबारा बुलाया जाता है लोगों को क्योंकि ब्रिटिश सेना और उपनिवेश वासियों के बीच जो है वहाँ पे पहला संघर्ष होता है। जगह का नाम है लेकिन्सगटन, लेकिन्सगटन में होता है। और ठीक 1775 के बाद अगले साल यानी 1776 में 4 जुलाई को दोबारा से फिर से वापस जो 1774 में हुआ था फिलाडेल्फिया शहर में, तो वापस 1776 में फिलाडेल्फिया शहर में दूसरी बार सब लोग का सम्मेलन हुआ और वहाँ पे उन लोगों का मांग जो है ब्रिटिश का हस्तक्षेप अमेरिका में नहीं था, यही इन लोगों का मांग था। टॉमस जेफरसन ने उसी वक्त स्वतंत्रता की एक घोषणा पत्र बनाए जिसे जारी कर दिया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया था 1776 में ही, जब फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ था।
3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हुई। अगर हम देखें तो 1773 की घटना के ठीक 10 साल बाद 1783 में पेरिस की संधि हुई और ये जो युद्ध था अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में, इसको समाप्त किया गया। और फिर वापस ठीक 4 साल बाद 1787 में संविधान का निर्माण किया गया। और जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी 1789 में, उस समय अमेरिका में 1789 में ही वहाँ पे संविधान को लागू भी कर दिया गया था। और जॉर्ज वाशिंगटन जिनको सेनापति बनाया गया था, उन्हें अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। अमेरिका न्यू कंट्री बन गया 1789 में, जहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया था। इनकी रिजल्ट ये होते हैं, जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र होकर के उनका उदय हुआ, उनका निर्माण हुआ। एडम स्मिथ का कहना था लेसेज फेयर, जिसका मतलब होता है मुक्त व्यापार। वो बिल्कुल इस सिद्धांत को मजबूत करना चाहते थे एडम स्मिथ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद की ये जो है मुक्त व्यापार होना चाहिए दूसरे देशों के बीच में। ब्रिटेन का जॉर्ज तृतीय जो राजा बना था, उसकी जो इच्छा थी तानाशाह बनने का, वो खत्म हो गया। और जो मंत्रिमंडल था, प्राइम मिनिस्टर जो लॉर्ड नॉर्थ थे और उनके जितने भी मेंबर्स थे, उनका भी सारा सपना चूर हो गया, क्योंकि उनका मंत्रिमंडल खत्म हो गया। और आयरलैंड के संसद को भी फ्री कर दिया गया 1782 में ही। और आयरलैंड को लास्टली 1800 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा ब्रिटेन और आयरलैंड को एक कर दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में वही फ्रांस मदद करता है जो फ्रांस अमेरिका में पहले रूल किया करता था कनाडा में। और वह अपनी निजी दुश्मनी जो उसे इंग्लैंड से था, क्योंकि इंग्लैंड ने फ्रांस को सप्तवर्षीय युद्ध में हराया था, इसलिए आप जानते हैं कि 1756 से 1763 में ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, मैंने आपको पहले बताया। तो उस युद्ध में जब फ्रांस हार गया, तो जब अमेरिका इंग्लैंड से दोबारा युद्ध कर रहा था आज़ाद होने के लिए, तो फ्रांस की सेना ने उसे मदद किया। और उस समय फ्रांस सेना के नेतृत्व करने वाले का नाम लफायते था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। मोंटेस्क्यू, जो कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत यानी स्पिरिट ऑफ द लॉ के सिद्धांत के जो है मानने वाले थे। और अमेरिका में वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, सारे मेल और फीमेल को दिया गया। अमेरिका सबसे पहला कंट्री बना जहां पे पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण यानी स्पिरिट ऑफ द लॉज, और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, इट मीन सेक्युलरिज्म, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब जो है पर्सनल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें सबसे पहले अमेरिका में दिया गया। और अमेरिका जो है एक सबसे पहला प्रथम देश बना था इन सारे मामलों में। इस बात का भी ध्यान रखें कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ही पश्चिम यूरोप यानी इंग्लैंड की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो गया था, विस्तार हो गया था। तो उसी का विस्तार अमेरिका में भी हुआ, जिसके कारण अमेरिका में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा स्तरों पे और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में फैलता चला गया। इससे अमेरिका और भी मजबूत होता चला गया। इसकी कृषि भी ज़्यादा विकसित हुई। और इसका परिणाम ये भी है कि जॉर्ज वाशिंगटन जैसा एक अच्छा लीडर अमेरिका को मिला, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। अमेरिका में का था, कुछ नाम मैं लेता हूं जो बहुत अमेरिका को बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा सुयोग्य नेता जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में मिला, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। मैं अमेरिका के 13 उपनिवेश में कुछ उपनिवेशों का नाम लेता हूं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो कुछ नाम बहुत इजी है याद रखना, मैं उन सब का नाम ले रहा हूं, जैसे उत्तरी कैरोलाइन और दक्षिणी कैरोलाइन, ठीक है। दूसरा जॉर्जिया, इजी है ये रखना नाम ध्यान में। वर्जीनिया,
मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स। मुझे ये नाम कुछ इजी लगे, आप भी इनका ध्यान में रख सकते हैं। और अब इन सब के बाद हम इस चैप्टर्स के जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि हमारा कुछ छूटा हुआ भी चीज़ आसानी से ध्यान में रह सके और कुछ न्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग करते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क। दूसरा, कॉमन सेंस की रचना किसने की? थॉमस पेन। तीसरा, स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में। चौथा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था? वाशिंगटन। पांचवा, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789। छठा, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका। और सातवां, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। और आठवां, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन। नौवां, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और 10वां, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो शासक, राजा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो अमेरिका। न्यू दुनिया का पता किसने लगाया? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका में अंग्रेज के कितने उपनिवेश थे? 13। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी। और 10वां, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो थॉमस पेन। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, इसको भी देख लेते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गलत, ये राष्ट्रपति थे। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। गलत, ये खुद उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में है, सो इसलिए फॉल्स हो गया। और तीसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। एकदम सही, ट्रू। अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये गलत है, उन्होंने किया था, सो फॉल्स। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, ये बात गलत है, क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था, फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ये बात सही है। और 7वां, स्टंप एक्ट ग्रीन विले के समय पारित हुआ था, बिल्कुल सही, ट्रू। सो दोस्तों, हमने चैप्टर 2 के और सारे ऑब्जेक्टिव्स और इनके जितने भी चैप्टर्स में जो मेन कंटेंट और मेन पॉइंट्स थे जिसे आपको याद रखना चाहिए था, उसका मैंने जो है सारा डिस्कशन, सारे पॉइंट्स को हमने बता दिए। और इसके एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द